स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जून तक मिल सकता है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। देहरादून से इस खबर जानकारी आपको बताते चले। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी अध्यक्ष पर दांव खेलेगी, यानी कि एक बार फिर से ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी भरोसा जता सकती है। 15 जून तक बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है उत्तराखंड में, और ये जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 15 जून का वक्त बताया जा रहा है जब संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है, और इसके बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है, यानी कि पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति और फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। गढ़वाल से ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दांव खेल सकती है अध्यक्ष पद के लिए, तो ये जानकारी आपको बताते चले। देहरादून से ये बड़ी राजनीतिक खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी को 15 जून तक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष तय होते ही मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है, और इस बार गढ़वाल क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी अपना दांव खेल सकती है, जिससे पार्टी की जो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की रणनीति है वो साफ दिख रही है। और देहरादून से एक और जानकारी आपको बताते चले। बीजेपी विधायक को सीबीआई कोर्ट से सजा दे चौहान को 1 साल की जेल और 2 पुलिसकर्मी भी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। इसी पर महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो हरिद्वार के रानीपुर मोड़ से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है, और इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को भी दोषी ठहराया गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना बयान दिया और कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था, और अब कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसे विधायक ने स्वीकार किया है। उन्होंने आदेश चौहान को सुलझा हुआ नेता बताते हुए कहा कि एक पारिवारिक मामला था जिसमें ये सजा हुई है। देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार किया है, और ये तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे विधायक ऐसे किसी भी कार्य में संलिप्त न हो जिसके कारण उनकी छवि को नुकसान हो। और आदेश जी हमारे बहुत सुधरे विधायक है। ये ठीक है कि पारिवारिक मामले होते तो इस प्रकार की पिछले निर्माण होती है, उस निर्माण के तो उनको सजा मिली है, सजा के आधार पर उन्हें जमानत मिली हुई है। ये संगठन विषय नहीं बनता, पारिवारिक झगड़े संगठन के दायरे में नहीं आते हैं। संगठन देखिए, जब कोई विषय न्यायालय में आकर सजा मिलती है, उस सजा को उन्होंने शायद स्वीकार। बढ़ते आगे अल्मोड़ा से खबर आपको बताते चले, जहां द्वाराहाट में अहिल्याबाई स्मृति मैराथन और एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने भी इस दौरान फ्लैग ऑफ किया है। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा के बागवाली पोखर मंडल में अहिल्याबाई स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी रानीखेत जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने मैराथन को फ्लैग ऑफ किया और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट को प्रोत्साहित करते हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण का संदेश भी जन जन तक पहुंचाते हैं। तो जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने फ्लैग ऑफ किया है और फिट इंडिया और संस्कृति संरक्षण का इस दौरान संदेश भी दिया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर देर रात बड़ा हादसा हुआ, जहां गगोली पावर हाउस के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। अंधेरे और खाई की गहराई के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक चला। मृतकों की पहचान सौरभ त्रिखा और कार्तिक त्रिखा के रूप में की गई है। दोनों ही देहरादून के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। सर, ये करीब 1:30 बजे रात की 1 से 1:30 के बीच में हुआ है। मेरे को जो इनके फादर है अंशुमन, जो बचे हैं, उनके फादर का फ़ोन आया था। पड़ोसी हूँ मैं, इनका नेबर हूँ, तो उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। तो बस हम यहाँ पे भागे, यहाँ पहुँचे हम तो अंशुमन यहीं थे।
तो हमने देखा कि वो यहाँ बताया उन्होंने कि कार जो है नीचे चली गई है। तो बस उसमें ये बताया अंशुमन ने कि वो दो जो थे कार्तिक और सौरभ, इनके जो कज़न हैं, वो साथ में गिरे और अंशुमन जो है किसी तरीके से कार से निकल के छटक के बाहर आए और वो बच गए, और बाकी जो दो हैं उनका रेस्क्यू चल रहा है। है कि एक गाड़ी गिलौगी के पास अनियंत्रित होकर गई, तो हम मौके पर पुलिस की मदद से और उनसे हम यहाँ पहुँचे। देखा हमने कि यहाँ से गाड़ी बहुत नीचे खाई में गिरी है, जिसमें बताया गया कि तीन आदमी सवार थे। तीनों लोकल देहरादून के ही रहने वाले थे। उनमें एक मेजर थे और जो दो की तो डेड वो हो गए और एक ऊपर हो गए, उनको देहरादून भेज दिया गया है। देखिए, लगभग 1:25 पे हमारे जो इंस्पेक्टर मसूरी का सरकारी फ़ोन है, उस पर एक व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे ग्लोगी के पास एक गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसकी सूचना पे हमारे एसएसआई मसूरी अपने चौकी इंचार्ज कोलू खेत और अन्य चिता कर्मियों के साथ मौके पे पहुँचे। साथ ही साथ एसडीआरएफ फायर को भी इसकी सूचना दी गई। साथ में उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया गया और सभी के द्वारा मौके पे पहुंचकर यहाँ पे जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो उसमें से जिनके द्वारा सूचना दी थी वो सकुशल हैं अंशुमन त्रिखा, जो सेवा। और मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। देहरादून के निरंजनपुर क्षेत्र में सप्लाई के लिए करीब 5 क्विंटल नकली पनीर को जब्त कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। वहीं इस संयुक्त कार्रवाई को मसूरी के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी, जिला अधिकारी मपीश सयाना और देहरादून के रमेश सिंह ने अंजाम दिया। विभाग को लंबे समय से नकली पनीर की आपूर्ति की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद योजनाबद्ध तरीके से यह कार्रवाई की गई है। वहीं अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि केवल पैक पनीर का ही इस्तेमाल करें और नकली पनीर के इस्तेमाल पर उपभोक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो यहाँ नकली पनीर का भंडाफोड़ और मसूरी में ये एक्शन लिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि कई बड़ी संख्या में जो है कई सारे पनीर के पैकेट जब्त किए गए हैं। वहीं उपभोक्ताओं से भी कहा गया है कि जो पैक्ड पनीर है उसी का इस्तेमाल करें, अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते आगे, चमोली जिले की पिंडर नदी को कुमाऊं की ओर डायवर्ट किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। थराली विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है और उनका कहना है कि पिंडर नदी गढ़वाल की सांस्कृतिक धरोहर है और इसके डायवर्जन से न केवल गढ़वाल क्षेत्र के जिलों में संकट गहराएगा बल्कि गंगा की अविरलता और आस्था पर भी असर पड़ेगा। पर्यावरणविद संतोष कुमार नैनवाल और राज्य आंदोलनकारी रणजीत सिंह रावत ने इसे पर्यटन, जैव विविधता और जनहित से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा बताया है। तो अब नदी को बचाने की मांग, पिंडर नदी को डायवर्जन से गढ़वाल को खतरा है और ऐसे में नदी के अस्तित्व पर भी कहीं ना कहीं देखें तो संकट मंडरा रहा है और इसी के लिए जो है पिंडर नदी को बचाने की मांग की जा रही है। खबर चमोली से सामने आ रहा है, जहां बद्रीनाथ पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद बीकेटीसी अध्यक्ष ने भव्य स्वागत किया है और इस दौरान वेद पाठ के साथ पूजा अर्चना की है। तो चमोली में श्री बद्रीनाथ धाम शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती
महाराज पहुंचे और श्री बद्री विशाल के दर्शन भी किए और इस दौरान वेद पाठ और पूजा अर्चना कर लोक कल्याण की कामना की है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने शंकराचार्य का पारंपरिक रूप से स्वागत किया और उन्हें शॉल, तुलसी माला और भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी भेंट किया। वहीं दर्शन के बाद तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने सनातन धर्म के संरक्षण पर बल दिया और यात्रा व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड सरकार और बीकेटीसी के प्रयासों की सराहना भी की है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। रुड़की कोतवाली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से सोने की चेन झपट ली और फिर वहां से फरार हो गए। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक बदमाश बाइक से उतरकर महिला के पास पहुंचता है, झपट्टा मारता है, फिर दोनों बदमाश बाइक से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। वायरल हुआ और पहलगाम हमले के बाद भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पकड़े गए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बड़े जत्थे को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। आंकड़ों की माने तो अभी तक अगर हम बात करें 500 से अधिक घुसपैठियों को उनके देश भेजा गया है और यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही समस्या की वानगी है, जो भारत की सुरक्षा, जनसंख्या प्रबंधन और आंतरिक नीति पर भी गहरा असर डालती है। क्योंकि बाहर से आए जनसंख्या के कारण स्थानीय जनसंख्या और संसाधन पर इसका जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और यही नहीं, दोनों के बीच आपसी संघर्ष भी बढ़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या को जन्म देता है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में आंतरिक असुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने अवैध रूप से देश में आए घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का काम शुरू कर दिया है। करीब 500 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजने का काम किया गया है। इन्हें देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कई स्थानों पर खुली है और असुरक्षित है। यह भूगोल अवैध रूप से भारत में प्रवेश को आसान बना देता है। आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश, राजनीतिक उत्पीड़न और कभी कभी देश को अशांत करने के मकसद से दूसरे देश के लोग बड़ी संख्या में भारत की ओर रुख करते हैं। कई लोग सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं, जबकि कुछ आगे बढ़कर महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि यह मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन इस पर आज तक सख्त कदम नहीं उठाया जा सका है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं। लेकिन पहलगाम घटना के बाद जब लगा कि नहीं, देश को इससे असुरक्षा है, तब सरकार जागी है और इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार एक बार भारत में प्रवेश करने के बाद अवैध घुसपैठिए स्थानीय नेटवर्क की मदद से फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड हासिल कर लेते हैं। कई बार इन्हें धार्मिक या सामाजिक संगठनों से मदद मिलती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि ये लोग मदरसों में आश्रय पाते हैं, जहां से उनकी पहचान छिपाने में मदद की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही बीते वर्ष वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां आते हैं और मदरसे में ठहरते हैं और उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी बनते हैं और फिर उनको जमीन दिलाने का काम किया जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, ये मैं पत्रकार भाइयों को दे दूंगा। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं,
मदरसों में ठहरते हैं और मदरसों में ठहर करके उनके लिए आधार कार्ड बनता है, उनका वोटर आईडी बनता है, उनको गैस का कनेक्शन दिया जाता है, उनको राशन कार्ड बनता है और फिर उनको जमीन दिलाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार करती है। इस तरीके का काम कर रहे हैं। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? ये मित्रों सिर्फ लंबोदर जी का सवाल नहीं है, ये बीजेपी का सवाल नहीं है, ये आजसू का सवाल नहीं है, ये सवाल झारखंड के अस्तित्व का है और झारखंड के हमारे भाई और बहनों का अस्तित्व का सवाल है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने हाल ही में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि there was an incident few days back where these people had, Bangladeshi people had come and raised their hands on a local fisherman. We are absolutely very clear that there are central government and the state government, we are very clear that there we will not allow any Bangladeshi and Rohingya Muslim. इसके चुनौतियां और समाधान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अवैध घुसपैठ केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं है, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक चुनौती भी है। भारत सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारे एंगल से सोचने की जरूरत है, जैसे सीमा सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी और अधिक मजबूत करना होगा। वहीं बीएसएफ और तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग आवश्यक है। डिजिटल पहचान प्रणाली, आधार जैसी प्रणालियों को और अधिक सुरक्षित बनाना होगा ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार करना आसान न हो। स्थानीय सहयोग, स्थानीय प्रशासन को सख्ती से निर्देश देने होंगे कि फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले नेटवर्क की पहचान कर कार्रवाई की जाए। कूटनीतिक संवाद, सबसे महत्वपूर्ण है कि कूटनीतिक संवाद भारत और बांग्लादेश के बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा ताकि दोनों देश मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकें। क्योंकि भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग मिलकर रहते हैं, लेकिन इस सहिष्णुता का दुरुपयोग करके अवैध रूप से भारत में बसना न केवल देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। यह आवश्यक है कि सरकार और नागरिक दोनों मिलकर इस समस्या से निपटे, ना तो नफरत फैलाएं और ना ही कानून। पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा ही अपने अपने समय पर तरह तरह के क्राइसिस देखता रहा है और अब हम बात करें तो वहाँ के जो हालात हैं, गरीबी की बात करें, वो किस तरह की स्थिति है, ये पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। अब वहीं आईएमएफ की तरफ से जो है पाकिस्तान को लोन दिया गया, ये वो लोन होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से जो अपनी शर्तों पर किसी देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कई शर्तें भी रखी जाती है और पाकिस्तान की बात करें 11 कड़ी शर्तों की एवज में ये लोन दिए गए हैं, रखे गए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक समस्या और थोड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि पाकिस्तान इन हालातों में आखिर इन पैसों का करेगा क्या। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद बड़े तनाव के बाद अब सीज फायर हो गया है। जब भारत पाकिस्तान दोनों की ओर से सीमा पर हमले हो रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने आतंक के पनाहगार देशों को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन को मंजूरी देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। लेकिन अब उसे भी पाकिस्तान का असली खेल शायद समझ आ गया है और वैश्विक निकाय ने बेलआउट की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ी चेतावनी भी जारी की है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज देने के बाद आईएमएफ को अब शायद अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस होने लगा है, क्योंकि आईएमएफ ने अपने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाई हैं और इसके बाद पाकिस्तान पर कुल शर्तें बढ़कर 50 हो गई हैं। आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को साफ कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर उसे अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। आपको यह भी बता दें
कि बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थी और दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत 1 अरब अमेरिकी डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही IMF ने मौजूदा 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को IMF से मिली कुल मदद 2.4 अरब डॉलर हो जाती है। इस मंजूरी के बाद IMF के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हो गई थी। इसके बाद IMF की ओर से पाकिस्तान पर शर्तों को लागू किया गया है और अगर पाकिस्तान के लिए लाई गई नई शर्तों पर गौर करें तो इनमें रिकॉर्ड 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को संसद की मंजूरी शामिल है। वहीं बिजली बिलों पर हाई सरचार्ज लगाए जाने की शर्त भी रखी गई है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के आयात नियमों के तहत केवल 3 साल तक पुरानी कारों के आयात की अनुमति है, अभी के समय में इसे 5 साल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 2035 तक स्पेशल टेक जोन और इंडस्ट्रियल पार्कों के लिए प्रोत्साहनों को क्रम दर क्रम तरीके से समाप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा और इसकी रिपोर्ट साल के अंत तक पेश की जानी है। वहीं एनर्जी सेक्टर में प्रमुख शर्तें की बात करें, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी करना होगा पाकिस्तान को। साथ ही 15 फरवरी 2026 तक अर्धवार्षिक गैस टैरिफ को समायोजन करना शामिल है। वहीं मई के अंत तक कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश को लागू करने के लिए स्थायी कानून लाने को कहा गया है और जून के अंत तक डेप्ट सर्विस सरचार्ज यानी कि मूल कीमत या शुल्क के ऊपर लगाया जाने वाला कर, इस पर 3.21 रुपए प्रति यूनिट की लिमिट हटाने को कहा गया है पाकिस्तान से। वहीं IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का आने वाला रक्षा बजट 2,414 अरब रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। लेकिन हाल ही में शहबाज शरीफ सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 2500 अरब रुपए यानी 18% वृद्धि करने का मन बनाया है, जो IMF के राजकोषीय संतुलन लक्ष्य के विपरीत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संसद को जून 2025 तक IMF लक्ष्यों के अनुरूप 2026 का बजट पारित करने के लिए कहा गया है। IMF के द्वारा पाकिस्तान को 11 नई शर्तें लागू करने के साथ ही स्पष्ट रूप से चेतावनी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर जारी रहता है या फिर और अधिक बढ़ता है तो इसका असर सीधे तौर पर राजकोष पर पड़ेगा। IMF की चेतावनी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आई है। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन के तहत एयर स्ट्राइक करते हुए हमला किया था और इसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीते 10 मई को भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम पर सहमति बनी थी। तो साफ है कि IMF केवल आर्थिक मदद नहीं देता, वह अपनी शर्तों के जरिए देशों की नीतियों पर नियंत्रण भी चाहता है। पाकिस्तान का ताजा उदाहरण दिखाता है कि कैसे कर्ज की आड़ में उसकी आर्थिक संप्रभुता IMF के शिकंजे में आ गई है। यह रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक संस्थाओं का असली मकसद मदद नहीं बल्कि अपने हितों की रक्षा और प्रभाव विस्तार होता है। पाकिस्तान अब IMF की शर्तों के फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।